सेकेंड स्टेट कौन सा था? हैदराबाद। सेम वॉज द केस विथ हैदराबाद, ठीक है। सबसे बड़ी बात हैदराबाद की थी, ये सबसे पावरफुल प्रिंसी स्टेट था, इसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता था। इनके पास अपनी आर्मी थी, इनका अपना एक्सपोर्ट चलता था, इनके पास एवरीथिंग वाज देयर ओन। सच वाज द माइटी पावर ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सो ये काफ़ी डोमिनेंट एक प्रिंसी स्टेट था और ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच था, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया देयर वाज, ये पूरा एरिया हैदराबाद के अंदर था। तो कैसे इंडिया बर्दाश्त करता कि बीच वाला सारा एरिया इंडिपेंडेंट है और इसके इर्द गिर्द पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। तो ये ज़रूरी बन गया था सरदार पटेल के लिए, उसने कहा कि आई हैव टू टेक दी हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या था, यहाँ भी यही सीन था। 85% ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? इट वॉज द हिंदू पॉपुलेशन। यहाँ भी वैसी सेम सिचुएशन थी जूनागढ़ की जैसी। क्या रूलर कौन थे? इट वॉज ए मुस्लिम रूलर। ये कौन थे? मीर उस्मान अली। ही वॉज अ रूलर ऑफ हैदराबाद। तो ये जब रूलर 85% पॉपुलेशन हिंदू थी, यानी कि 15% पॉपुलेशन कौन थी? मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो इसने क्या किया था, मीर उस्मान अली ने, इसने जो भी हाईएस्ट पोस्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हैदराबाद में, इसने ये सब मुस्लिम्स को दिए थे, क्योंकि नो हिंदू वॉज बीन एट दी टॉप पोजिशन पोस्ट में कहीं पे भी। तो सब पोस्ट किन्ने ऑक्यूपाई किए थे? इट वॉज ओनली बाई दी मुस्लिम्स। सो वो डोमिनेंस दिखाएंगे ही। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो चल क्या रहा है कश्मीर में, दैट जो ये बड़े बड़े पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट है, या जो यहाँ पे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हो सकता है, ऑफिस में पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे आप अभी देखोगे देयर आर नॉट इंडियंस, मतलब जो बाहर के लोग हैं आउटसाइड द JNK UT, तो वो वहाँ पे पोस्टेड है, ठीक है। ये क्यों है? टू क्रिएट द डोमिनेंस। अभी कोई बात कर पाता है जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो सरकार में काम कर रहे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है यहाँ पे, लोकल कश्मीरीज, दे आर जस्ट क्वाइट डूइंग देयर वर्क, कुछ नहीं बोल पा रहे हो अभी, क्योंकि उनको भी होता है जो हेड बैठे है वो कौन है, कहीं और से आया है। तो उनको डायरेक्शंस मिली भी वैसी है दैट यू हैव टू बी द हार्ड लाइनर्स टू क्रिएट द डोमिनेंस इन कश्मीर, लोगों को चुप कराने के लिए। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। सब पोस्ट इनको दिए थे मुस्लिम्स को। अब पूरे हैदराबाद में 3 फोर्सेस काम कर रहे थे, मतलब कि 3 अलग अलग पार्टीज काम कर रही थी। कहाँ पे? इन दी हैदराबाद। ये कौन कौन से थे? एक तो थी हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, ये चाहते थे एक्सेशन विथ इंडिया। ये किसके साथ जुड़ना चाहते थे? हिंदुस्तान। दूसरे कौन थे यहां पे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुछ रिलेट हो रहा है इससे? ये सुना है? क्या है ये? ओवैसी की पार्टी, यही तो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये तब के है, तो वही पार्टी आज भी चल रही है। कहाँ पे? इन हैदराबाद। हाँ, तो उनकी हिस्ट्री है ना, यहाँ से ही शुरू होती है। अब ये क्या चाहते थे? दे ओनली वांटेड हेजेमनी ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स डोमिनेंट होने चाहिए यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ नहीं चाहते जुड़ना। ये भी इंडिपेंडेंट चाहते थे, बट विद द हेजेमनी ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स ही यहाँ पे टॉप पोजीशन पर रहने चाहिए। ये था सेकंड फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग इन हैदराबाद स्टेट। तीसरा कौन सा था? उस टाइम पे हैदराबाद की लोकस्ट जो यहाँ पे लोकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी कहाँ पे? इन तेलंगाना, जो आजकल कैपिटल है, यही है ना? हाँ। तो ये 3 अलग अलग फोर्सेस थे कहाँ पे? हैदराबाद में, जिनके अलग अलग मकसद थे। और ये किस लिए लड़ रहे थे? देखो, ये भी लड़ रहे थे किस चीज़ के लिए? हम एक्सीड करने किसके साथ? हिंदुस्तान के साथ। ये मुसलमानों के लिए इनकी हेजमनी रहनी चाहिए। तीसरे कौन थी? ये पार्टी, दे वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पेजेंट्स, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद ही ये हो हमेशा रहा है कि पेजेंट्स के लिए लड़ा जाए। दे वॉन्ट टू क्रिएट द सोशलिज्म या कम्युनिज्म, यू कैन से, ठीक है। तो इनका ये मकसद चल रहा था। तो तीनों फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे थे। अब जो ये 2 थे, फर्स्ट एंड थर्ड, दे वर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस,
क्योंकि दो पार्टीज कुछ और चाहते हैं, इनफैक्ट ये भी चाहते थे हिंदुस्तान के साथ ही जुड़ना, तो इनको लगा कि कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो हम फिर नीचे आएंगे। तो उस टाइम पे जो रूलर थे मीर उस्मान अली, उसने क्या किया, उसने एक ग्रुप बनाया एंड दैट ग्रुप वाज टर्म्ड एज रज़ाकार्स, वॉलंटियर्स। इनकी एक फौज बनाई उस्मान अली ने, जो किसके थे, मजलिस मुस्लिमीन जो थी उसी की उसका एक ग्रुप बन गया विच वॉज टर्म्ड एज रज़ाकार्स। ठीक है, तो इसका जो लीडर था, द पर्सन वॉज कासिम रिजवी। ठीक है, तो इनको काम दिया गया कि आपको हेजमनी ऑफ मुस्लिम्स बनानी है, आपको सप्रेस करना है बाकी लोगों को। तो ही वॉज सच ए क्रूअल पर्सन, जहां पे उसको हिंदू दिखता था पीटता था उसको। ठीक है, तो इनने वो डोमिनेंस क्रिएट की। ही वॉज वेरी मच क्रूअल फॉर अदर रिलीजन्स, अकोमोडेटिव नहीं था ही बाकी मजहबों के लिए, ही वॉज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। तो उस टाइम तक, अब जब आज़ादी हो गई, हिंदुस्तान की आज़ादी, ये सब चल रहा था आज़ादी से पहले जो वहाँ पे सीन चल रहा था, जब आज़ादी हो गई तो इनने भी डिक्लेयर किया कि हमें वक्त चाहिए, 1 साल का वक्त हमें चाहिए सोचने के लिए। तो 1 साल के वक्त के लिए इनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था हिंदुस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। उस एग्रीमेंट को क्या कहते थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, तो किया क्या अब इन्होंने, हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और सेम इन्होंने साइन किया किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ। लेकिन इस 1 साल में, आज़ादी के बाद, ये क्या करते हैं 1 साल में, ये बहुत पैसा देते हैं किसको, पाकिस्तान को एज अ लोन। कितना, उस टाइम के थिंक शायद 20 लाख, हाँ, इतना लोन ने किसको दिया, पाकिस्तान। तभी इंडिया बोलता है इनको पहले से आदत है लोन लेने की। ठीक है, हैदराबाद से शुरू किया था इन्होंने, 20 लाख का लोन लिया उनसे, लेकिन उसके बदले वट दे वर प्रोवाइडिंग टू हैदराबाद आर्म्स, एम्यूनिशन और बाकी सामान। जब हिंदुस्तान ये देख रहा था, ये तो भाई बने बैठे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, वहाँ से आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो कल हम पे ही चढ़ेंगे। इंडिया को लगा, तो इंडिया गया किसके पास, मीर उस्मान अली के पास, कि इट्स बेटर टू एक्सीड विथ इंडिया। तो उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट सरदार पटेल इतना इनके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, वो कुछ भी देने के लिए तैयार थे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, मतलब ऑटोनॉमस स्टेट बनाने के लिए तैयार थे इसको, कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे लेकिन एज एन ऑटोनॉमस स्टेट। लेकिन ये नहीं मान रहे थे, ये बिल्कुल एंड तक डटे रहे दैट वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हम किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन हिंदुस्तान ये जानता था अगर ये अलग रह गए, ये तो अभी हाल है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के दौरान ये कर क्या रहेगा, ये क्या दे रहे और वहां से क्या ले रहे हैं, तो आगे कल को क्या होगा। तो इसीलिए इंडिया वॉज वेरी मच फ्यूरियस टू गेट कंट्रोल ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो एट द एंड बहुत सारे वार्निंग्स दी गई उस्मान अली को। इनफैक्ट कासिम रिजवी वाज द पर्सन, इसको भी बहुत सारी वार्निंग्स दी गई कि एट्रोसिटीज मत करो हिंदूज के खिलाफ, इनको मत तंग करो, अपने हरकतों से बाज आओ। लेकिन ना तो ये बाज आए, ना तो मीर उस्मान अली ने एक्सेप्ट किया एक्सेशन विथ इंडिया। एट द एंड सरदार पटेल ने मिलिट्री एक्शन किया किसके साथ, विथ हैदराबाद। व्हाट ही डिड, ही सेंट हिज फोर्सेस अंडर द ऑपरेशन आप पुलिस एक्शन बोलो, आप ऑपरेशन कैटरपिलर बोलो, आप ऑपरेशन पोलो बोलो, ये वन एट द सेम थिंग। तो इसी ऑपरेशन के अंडर पूरे हैदराबाद को कंट्रोल में लिया किसने, इंडिया ने। जब कंट्रोल में लिया तो कासिम रिजवी को ही वॉज इम्प्रिजन्ड एंड जो ग्रुप था इट वॉज डिसबैंडेड, ये खत्म किया गया रजाकार्स का ग्रुप, और इसको फिर जेल में डाला गया कासिम रिजवी को। दैट वॉज हाउ हैदराबाद एक्सीडेड विथ इंडिया विद द पुलिस एक्शन। ये चाहते क्या थे, कौन फोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे थे, और कैसे इनको वार्निंग्स दी गई काफ़ी बार कि ज्वाइन विथ इंडिया। वो ना मानने पर सरदार पटेल मजबूर हो गए ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, ऑपरेशन कैटरपिलर और पोलो। तो दैट इज हाउ हैदराबाद एक्सीडेड टू। वो मैं बताऊंगा अभी, जस्ट होल्ड ऑन, मैं बताऊंगा उनको कैसे फिर क्या दिया गया, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखो कि कंडीशंस क्या चल रही थी। आई विल डिस्कस दैट, प्रीवी पर्सेस कहते हैं उसको, तो मैं बताऊंगा। शायद मैंने पॉलिटी में एक बार बताया आपको प्रीवी पर्स क्या होता है। सो मैं डिस्कस वो भी करूंगा कि इन रूलर्स को क्या मिला, अगर उन्होंने अपना स्टेट दिया, हिंदुस्तान के साथ एक्सीड किया, तो ये बदले में इनको क्या देते थे वापस। ठीक है, सो जस्ट बी इन पेशेंस। तो तीसरा फिर स्टेट कौन सा है, हाँ अपना कश्मीर है ना,
आजकल बहुत है ना यहाँ पे जो प्रो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे प्रो चल रही है. इनफैक्ट यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन किड्स आर द फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. मोस्टली विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, दीज पीपल. अब आज से 10 साल पीछे जब हम जाते हैं, इंडिया से कोई तोप भी होता, वो बहुत अच्छा खेल भी रहा होता, फिर भी वो नज़र में नहीं आते थे. कश्मीर में तब वो बस वही ऑन द बेस ऑफ रिलीजन इट वाज देयर दैट दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान. कोई कितना भी गंदा, अभी आज भी देख लो, वन ऑफ द पाकिस्तानी एक्स कैप्टन इज नॉट इन फॉर्म, फिर भी लोग लगे हुए हैं. तो खेलना तो आ ही नहीं रहा उसको बिल्कुल भी. यार कौन लोग हैं जो ये जनरेशन है सारी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है. तो बाकी जो है, अभी आप जो खुद से छोटे बच्चे देख लो, 10th क्लास 11, जो आपके छोटे भाई है, तो यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ दोज किड्स आर सपोर्टर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है, ये क्यों किया गया? यही तो असल में प्लान था कि हाउ वी हैड टू एक्चुअली इरेज द मेमोरीज ऑफ अर्लियर कश्मीर. हमें कैसे ये सब खत्म करना है, दिमागों से निकालना है. इसलिए आप देखते हो हर एक इलेक्ट्रिक पोल पे जो लगे होते हैं लाइट्स, इंडियन फ्लैग, यहाँ से पूरा घूमते हो ना शाम को. ये है कि यहाँ के बच्चों, नई जनरेशन होगी, इनके दिमाग में पूरा हिंदुस्तान ही होना चाहिए. इनके दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए. दे वांट टू इरेज ऑल द मेमोरीज ऑफ द पास्ट ऑफ कश्मीर. जो एट्रोसिटीज़ हुई है, जो भी यहाँ पे जुल्म हुए हैं, तो उन सबको खत्म. इनफैक्ट इस हद तक अब गई है, डिफरेंट एजेंसीज यहाँ पे गई है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी 6th या 7th एंड 8th क्लास NCERT हिस्ट्री से मुगल्स का चैप्टर हटा लो. वही था ना, तो फिर बचेगा क्या वहाँ पे? खैर आपको तो खुश होना चाहिए, सिलेबस कम हो रहा है आपका एग्जाम्स के लिए, वरना मुगल्स पूरा पार्ट पढ़ना पड़ता था, हमका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है, तो उससे बच गए आप आगे. मतलब आप तो नहीं, वैसे जो आपके बाद एग्जाम देंगे आप. तो ये सब क्या हो रहा है? दे वांट टू इरेज द मुस्लिम लेगेसी. ठीक है, बट फिर क्या बताएंगे? मैं ये सोचता हूँ ताजमहल किसने बनाया? ठीक है, तो आई डोंट नो, फिर शायद उसी पे वही लगाएंगे किसी का. हाँ हो सकता है, बोल भी सकते हैं. कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि हिंदुस्तान असली आज़ाद 2014 में हो गया, ये भी बोला जाता है. तो कल को ये भी बोल सकते हैं ताजमहल किसी फलानी शख्स ने बनाया. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन्स. तो ये हो सकता है, बट इट्स जस्ट कि दे आर ट्राइंग टू इरेज दीज थिंग्स. ऐसे ही कश्मीर के साथ हो गया कि दे वांट टू इरेज ऑल ऑफ द जो पाकिस्तानी यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन थोड़ा सेंटिमेंट था लोगों में, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली आई कंसिडर इफ यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान दैट इज रॉन्ग. अगर लोग लड़ भी रहे थे आज से 10 साल पहले, दे शुड फाइट फॉर कश्मीर ओनली, फॉर द राइट्स ऑफ कश्मीर ओनली. ठीक है, यहाँ फिर भी ठीक है, अगर पार चले गए तो हालात और ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, वो खुद नहीं संभाल पा रहे, ये भी एक हकीकत है. हमने इतना भी नहीं रहना है कि वो शायद पता नहीं कुछ और ही अलग ही मुल्क चल रहा है. उनके सच में हालात बहुत ख़राब है. आप खुद देखो, जो वहाँ का जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग किन कंडीशंस में जी रहे हैं, क्या लाइफ है उनकी, क्या सिविक एमिनिटीज़ है उनकी. दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एज कम्पेयर टू दिस कश्मीर. इट इज़ वेरी मच, यू कैन से दैट हेवनली प्लेस, द इंडियन ऑक्यूपाइड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. ठीक है, सो ये सब जो कश्मीर के साथ हो रहा है, इट्स जस्ट इरेज द पास्ट. हो सकता है कल को फिर गिलानी का नाम ही नहीं कोई जाने. ये तो हम अभी जानते हैं, और अभी पता भी नहीं है. जब छोटे बच्चे हैं ना, उनको नहीं पता ना गिलानी कौन है. आज से 10 साल पहले जो पैदा हुआ होगा बच्चा, उसको भी बताती गिलानी कौन है. ठीक है, सो ये सब इसीलिए हिस्ट्री को मिटाने के लिए किया जाता है. लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी पर्सन्स दैट वी हैव टू ट्रांसमिट आवर हिस्ट्री. हम क्या रहे हैं, हमारे अंदर क्या था, कैसा कुछ हुआ, और हमने अपनी मूवमेंट को कैसे चलाया है. यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कश्मीरी की अपने कल्चर को इंटैक्ट रखे, जो कि डाइल्यूट हो रहा है अभी. अब देखो अभी क्या हो रहा है. कल भी एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे शराब पी रहे थे कहीं पे. ये कल की बात है. कुछ दिन पहले शराब पी के रेप हो गया इन निशात साइड. दैट गुज्जर कम्युनिटी की एक औरत थी, उसका रेप हो गया, वो भी कश्मीरी ने ही किया. लुक एट द सिचुएशन, कहाँ जा रहा है कश्मीर. तो आज से 2-3 साल के बाद ऐसा होगा कि यहाँ पे फीमेल सेक्शन फ्रीली बाहर नहीं घूम पाएगा. दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कश्मीर वन डे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे अपने सोसाइटी पे. हम कल्चर को भूल चुके हैं जो हमारे साथ चल. इनफैक्ट आपके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, दे आर एक्चुअली, उनने बस अपने मुंह पे वो ना वो टेप लगाया हुआ है. इस टेप का रिजल्ट बहुत ख़राब होने वाला है आगे. ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या मानता हूँ कि जो ये हमारा ये माँ बाप वाला जनरेशन है बहुत ख़राब है. ठीक है, अच्छा आप में से कितने जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते हैं, आपको मज़ा आता है उनके पास बैठने में? है, सबकी है ना ग्रैंड पेरेंट्स है, किसी के नहीं होते, मतलब चले गए होते. तो जितने के भी है, डू यू फील दिस थिंग? जब भी आप उनके पास बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, यू फील पीस करते हो या नहीं? सरल सिंह के कितने लोग हैं ऐसे जिनको पीस फील होता है व्हाइल सिटिंग नेक्स्ट टू द ग्रैंड पेरेंट्स? कभी आपने महसूस किया क्यों? उतना पीस आपको माँ बाप के पास बैठने में मिलता है जितना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलता है. क्यों?
की सीधी बात है, मतलब वो चीजें जो बोलते हैं सर, ऑल द बेसिक थिंग्स, कोई भी झंझट नहीं, इमोशंस, चीजों यू आर लाइकिंग दोज थिंग्स एक्चुअली, है ना? बहुत सारे लोग तो ये चाह रहे हैं आज की पुरानी चीजों में वापस जाएं, पुराने घरों में वापस जाएं। कौन चाहते हैं? ये बस आप चाहते हो, मतलब ये जनरेशन या आपसे जो छोटे बच्चे, उनको भी अच्छा लगता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठना, 1-2 घंटे स्पेंड करना। क्यों? क्योंकि वो आपको साफ दिली बताते हैं जो उनका दिल था। जो वो जनरेशन थी, दे वर एक्चुअली क्लियर, उनके दिल में वो नहीं था, मतलब चोरी नहीं थी उनके दिल में, ठीक है? वो ऐसी ज़मीन बांटते थे, ये उसका है, ये उसका है। उनने कभी मेजरमेंट किया ही नहीं होगा ना इंच टेप से, कितने फुट इसको हो गए, कितने, वो ऐसे ही बोलते थे, वो इसका है, ये इसका है। वो क्या था उनका, दे वर क्लियर बाय हार्ट, ठीक है? तो उनके वैसे ही दिन गुजरे हैं। आजकल देखो जो ये पुराने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बहुत तंग आ गए इस माहौल में, क्योंकि वो कुछ नया ही देख रहे हैं। अब जो इवोल्यूशन हम कह रहे हो गया है, जो खराब एक्चुअली हुआ है। अच्छा, फिर आता है ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स वाला सेक्शन, यानी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आप हो, आप एक जैसे हो, यू आर फीलिंग दोज थिंग्स। फिर आपके पेरेंट्स, उन्होंने क्या शुरू किया? हाँ, पहली चीज़ इंच टेप भी शुरू किया। उनने आपको सिखाया हाउ टू डिवाइड, उनने आपको सिखाया कैसे जिद रखना है किसी का, उनने आपको सिखाया कि हाउ यू हैव टू गो विद द रिलेटिव्स, कैसे अपने मतलब निकालने हैं। उनने आपको ये सिखाया कि जो मॉडर्न शादियाँ होती है किन वैल्यूज़ पे होंगी। ये सब चीज़ें उस जनरेशन ने सिखाया, ठीक है? जो ये जनरेशन, इसमें काफ़ी फ़र्क है। जो वैल्यूज़ आपके दिमाग में है, तो आई कंसिडर कि आपके पेरेंट्स से नहीं मिलते होंगे, और आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप के साथ ख्याल उनके मिलते नहीं है। यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है। ये क्यों है? क्योंकि उस जनरेशन ने रियल ने खराब किया कश्मीर को। जो अब ये जनरेशन ये सुधार सकती है, लेकिन कैसे? अपने माँ बाप को तो नहीं सुधार सकते हो, या अपने बड़ों को नहीं सुधार सकते हो, बट यू कैन डू, आपके आगे जो आएंगे उनमें वो वैल्यूज इंस्टिल कर सकते हो आप। तो ये जो कनेक्शन है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का, इट्स द कनेक्शन ऑफ द प्योर हार्ट, समझा आप? तो वो वैसे नहीं थे, और आप वैसी लाइफ, अब वो ना अमेज हो जाते हो सुन के, ऐसा था, तब तो बहुत मज़ा आता होगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है आपको सुनने में, आप भी ऐसे रहना चाहते हो, लेकिन बीच वाला सेक्शन आपको रहने नहीं देगा ऐसे, ठीक है ना? वो आपको हमेशा सिखाएंगे कि रिश्तेदारों के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन करना है ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़, कौन अमीर है कौन गरीब है, उस पर हम कैसे एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, ठीक है? ये सब अभी चल रहा है। तो ये सब डाइल्यूशन ऑफ कल्चर ही हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम आगे ऐसे ही चलते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कश्मीर का कल्चर जो है वो पूरा 0% हो जाएगा। स्टिल अभी है कुछ कल्चर जो ये जनरेशन रखना चाहती है। अच्छा, अभी आप देखो कश्मीरी गानों को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, ये जनरेशन बनाते भी है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप में सुनते भी होंगे जो मॉडर्न, जो थोड़ा सा रिमिक्स डाल देते हैं, बट फिर भी आपको अच्छा लगता है सुनने में, वट एवर द मॉडर्न कश्मीरी सॉन्ग्स आर यार। अब वो देखो वो कितना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं उससे, अब समझ रहे हो? तो वी हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड। वी हैव बीन इन यू कैन से दैट इन अ मिजरेबल कंडीशन इन द पास्ट, वी हैव टू ट्रांसमिट दीज थिंग्स टू आवर नेक्स्ट जनरेशंस, ताकि कश्मीर जिंदा रहे। वरना अगर ऐसे चलते गए कश्मीर तो रहेगा नहीं। यू विल सी दैट जो बाहर वाला कल्चर और यहाँ वाला कल्चर है, कोई डिफरेंस नहीं होगा उस कल्चर में, और हो भी रहा है कहीं हद तक, बहुत हो गया है ऐसा, ठीक है? सिनेमा कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, एक सिनेमा दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट, वो सही रहा तो और 10-15 खुल जाएंगे। विद इन 3 to 4 years विल सी लॉट ऑफ सिनेमाज हियर। और फिर सिनेमाज में होता क्या है वो सब जानते हैं फिर, ठीक है? ठीक है, दो लोग दे आर विथ ईच अदर, बट देयर इज अ पर्सनल स्पेस बिटवीन टू पीपल, बट एक्चुअली वट दे वांट टू डू, दे वांट टू वेस्टर्नाइज ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे आप बाहर खुले आम सबके सामने कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हो जिससे आपका कल्चर डाइल्यूट हो सकता है। दे डोंट वांट टू कीप इट पर्सनल, ठीक है? सो ये सब हो रहा है। बट कश्मीर जो था पहले, जब हम वापस चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज कश्मीर? कश्मीर वाज इन 5 parts एक्चुअली। हम तो 3 पार्ट्स जानते हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, लेकिन एक्चुअली कितने थे? 5 पार्ट्स। ये थे 5 पार्ट्स, इसके अलग अलग पार्ट्स। 5 क्यों मैंने बनाए? क्योंकि 5 अलग कल्चर के थे, ठीक है? इसमें मेजॉरिटी आपको सब मुस्लिम्स ही मिलेंगे एक्सेप्ट दिस प्लेस, ठीक है? और एक्सेप्ट दिस प्लेस, बाकी ये 3 जगह इट वाज मुस्लिम मेजॉरिटी।
लेकिन स्टिल यू विल सी कश्मीर और इन दो के बीच में बहुत फर्क था, कल्चरल डिफरेंस वॉज देयर, इनफैक्ट दे वर नॉट लाइकिंग कश्मीरीज, दैट इज व्हाई आई मेंशन कश्मीर इनटू 5 डिफरेंट जोन्स। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ हिंदूज, यहाँ ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम एंड मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, जब ऐसी हालात थी, अलग अलग 5 प्रोविंसेस थे कश्मीर के, कश्मीर वॉज एक्चुअली अ प्रिंसली स्टेट, वही था ना जो एक्चुअली पंजाब रूलर्स, या यू कैन से दैट पंजाब, जो ये सिख किंगडम थी, ये इनके अंडर था कश्मीर। सिख किंगडम से चला गया ये कहाँ, ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि जब सिक्स का जो एंग्लो सिख रिवोल्ट हुआ था, इन मॉडर्न से आपने पढ़ा होगा 1946 में जो सिख रिवोल्ट हो गया था, एंग्लो सिख रिवोल्ट, उसमें जो पैसे देने थे, जो डैमेज, देखो ब्रिटिश इतना चालाक था ना, जब वो वॉर करते थे ना, वॉर के बाद पहले वो पैसे लेते थे उसके, जो हमारा नुकसान हो गया पहले पैसे वसूल करो इसके। ठीक है, तो सिक्स के साथ जब रिवोल्ट हो गया तो पहला उन्होंने वही किया, पैसे वसूल किससे, सिक्स से। सिक्स के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, कश्मीर को भेज दिया। भेज दिया मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश को नहीं, उन्होंने ब्रिटिश से कहा आप ये भेजो, जो आएगा वो खुद ही रख लो वहीं से। तो ब्रिटिश ने ले लिया, ब्रिटिश ने सीधे भेजा किसको, डोगरास को। तो 75,000 नानक शाही रुपीज कहते हैं उनको, तो दैट वर बीइंग पेड बाय द डोगरा रूलर हरी सिंह, उसने दिया किसको, ब्रिटिश को। तो पूरा ये एरिया किसके अंदर आ गया, डोगरा रूल के अंदर, एंड तब जाके इनको मिला आपस में, ये फिर एक पूरा इसको बोलते हैं JNK, ठीक है, अंडर द डोगरा रूल। तो व्हाट हैपेंड, ये सब फ्रॉम 1925, ठीक है, तब से चलता गया, 1925 से डोगरा रूल के अंडर था, तो सब एरियाज को मिलाया उसने, अब वो पूरे एरिया पे रूल कर रहा था अंडर द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह। लेकिन एक और पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस होगी फिर कश्मीर में, ये कब हो गया, 1932 में। देखो मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ कश्मीर की हिस्ट्री में, बिकॉज आई नीड टू मेंशन एवरीथिंग कि हिस्टोरिकली कश्मीर कहाँ से कहाँ आया हुआ है। आई मेंशन सिख रूलर्स के अंडर था, सिख के बाद ब्रिटिश ने इसको हैंडल किया, ब्रिटिश ने भेजा किसको, डोगरास को, डोगरा रूल के अंडर ये सब एरियाज में लाए गए, इसको एक ही रीजन बनाया गया, अदरवाइज इट वॉज अ हेटेरोजेनस प्लेस जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग थे। तो उसके बाद ये होमोजेनस बन गया, इनको मिलाया आपस में। लेकिन 1932 में क्या आता है, डियर was the introduction of a personality in Kashmir, that was Sheikh Abdullah। ये कौन थे, he was a resident of Kashmir, इनने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। ये जब वहाँ से आए तो इनको यहाँ पे जॉब नहीं मिला इन कश्मीर, he was trying to find a job but he could not find that। जब इनको मिला नहीं कुछ तो इनने एंड पे सोचा चलो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास भी ऑप्शन है ऐसा, जॉब नहीं मिला तो बना लेना कोई। तो 1932 में जब ऐसा हो गया कि इन्होंने क्या फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बट विद द नेम ऑफ पहले ने बनाया था 1932 में ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में इनको खुद एहसास हो गया कि मैं तो लड़ रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, तो इसमें बस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, अगर मुझे लड़ना है सबके हक के लिए, जॉब्स, असल में वो लड़ रहे थे जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अगर मुझे सबके लिए लड़ना है तो मुझे ये वाला टैग इसमें से खत्म करना चाहिए, तभी आई विल साउंड लाइक ए लीडर। तो तब जाके ही चेंज इट्स नेम इन 1938, तब जाके हो गया ऑल JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी भी यही नाम है इसका। ठीक है, इट वॉज इन 1930, ये कब था, 1932 में, 2 में ये बनाया था, 38 में नाम इसका चेंज किया गया विद द JNK ऑल JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो व्हाट ही डिड इन 1946, अभी ऐसी अपनी पार्टी चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए मुस्लिम्स का, तो यही सब इनके एजेंडाज चलते रहते थे। तो 1946 में इसने क्या किया, ही एक्चुअली वेंट अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह, ये उनके खिलाफ बोलने लग गए कि महाराजा हरी सिंह को सरेंडर करना चाहिए, पावर लोगों के हाथ में आना चाहिए, लोग खुद डिसाइड करेंगे उनका रूलर कौन होगा। शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छे से जानते थे अगर पावर छोड़ा हरी सिंह ने तो लोग किसको वोट करेंगे, इसको नहीं तो कम से कम मुस्लिम को ही वोट करेंगे। मतलब उनका मकसद था दे विल चूज ए मुस्लिम रूलर, जो हम आज भी कर रहे हैं। यहाँ कितना भी बीजेपी आए फिर भी CM यहाँ यहीं का बनेगा, कितनी भी कोशिश हो मुस्लिम ही CM होगा। जैसे इंडिया में हमेशा PM कौन रहा है, हिंदू, और वही रहेगा हमेशा, क्योंकि 80% ऑफ पॉपुलेशन कौन है, हिंदू है। तो ये जाहिर सी बात है, दे विल सपोर्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। तो वो चाहते थे शॉर्ट में महाराजा हरी सिंह जो है वो सरेंडर करे अपने पावर, और पावर दे लोगों को, लोग डिसाइड करेंगे किसको हम रूलर बनाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला पे लग गया चार्ज ऑफ सेडिशन। क्या होता है सेडिशन?
हाँ, जब भी कुछ सरकार के खिलाफ बोला जाए, जिससे सरकार थ्रेट में आती है, दैट इज टर्म्ड एज सेडिशन। तो अब ये तो वही कर रहे थे ना, रूलर के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया एंड ही वाज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो भी इनके साथ मेंबर्स थे सबको अरेस्ट किया गया, उनको डाला गया कहाँ, जेल में इन 1946, यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की बात है, क्योंकि आज़ादी कब हुई, 1947 में। तो 1946 में ही वॉज पुट अंडर द डिटेंशन। ठीक है, अब पूरा कश्मीर इशू चला कैसे, अब तो ये भी खतरा टल गया शेख अब्दुल्ला का किससे, महाराजा हरी सिंह के से। जब फिर चॉइस दी गई थी किसको, प्रिंसी स्टेट्स को, जब आज़ादी मिलने वाली थी, तो महाराजा हरी सिंह ने भी डिक्लेयर किया था कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये दोनों मुल्क जानते थे ये चलने वाला है नहीं। तो एक्चुअली पहले लगता था सरदार पटेल को क्या दैट जे.एंड.के विल गो टू पाकिस्तान ड्यू टू द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। लेकिन जूनागढ़ वाला जब हो गया था इससे पहले, तब उसने कसम खाई थी अब कश्मीर को ही लेके दिखाया मुझसे, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था एग्रीमेंट को। ठीक है, तो अभी ईगो भी बन के आई थी। तो इस टाइम पे हुआ क्या, दैट फिर से महाराजा हरी सिंह ने, इसने भी एग्रीमेंट साइन किया। इसको पता थी मुझे दोनों में से एक के साथ जाना है, पर इसने दोनों मुल्कों से बोला आई नीड टाइम ऑफ 1 ईयर। वही सेम एग्रीमेंट, कौन सा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, महाराजा हरी सिंह। ही साइंड दिस एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। पाकिस्तान को हो गया शक कि इनने क्यों नहीं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, इनका कुछ और प्लान है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान सही में सोचता, अगर वो उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं है, तो वो आराम से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हरी सिंह के साथ, हम फिर इनको मौका मिलता है 1 साल तक सोचने का हमें किसके साथ जुड़ना है। तो पाकिस्तान को वहीं से शक शुरू हो गया। तब जाके पाकिस्तान ने डिफरेंट प्लानिंग्स की, पर्दे के पीछे जिसे हम कहते हैं। बट उससे पहले जे.एंड.के में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि एक सेक्शन ऑफ जे.एंड.के पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह। पूरा कश्मीर इशू जो है ये 3 मसलों में समझा जाता है। ठीक है, 3 इसके मेन पिलर्स हैं कश्मीर इशू के। सबसे पहले पुंछ क्राइसिस हो गए थे, फिर ट्राइबल इन्वेजन जो आप सुनते आ रहे हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि कबायली यहाँ पे आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने हमला किया यहाँ पे, तो वही है ट्राइबल इन्वेजन। वी विल डिस्कस दिस व्हाट वाज दिस इशू एक्चुअली। और तीसरा कौन सा है, बारामूला क्राइसिस।